वो टाइम बहुत पहले की बात नहीं है कि जब हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात किया करते थे, हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हुआ करती थी, और आज हम इस कगार पे खड़े हुए हैं कि हम -23.9, लगभग 24% नेगेटिव ग्रोथ में चले गए हैं। ये किस वजह से हुआ है उसके बारे में आज बात करेंगे यहां देशभक्त पे, लेकिन आज थोड़े पहले आंकड़े तो आप देख लीजिए जो आए हैं नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO से। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है, पूरा का पूरा इकोनॉमी का अभी बट्टाधार लग चुका है। इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें, अप्रैल मई जून के महीने में -38.1% डाउन, सर्विसेज -20.6% डाउन, मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें 39.3%, एग्रीकल्चर जिससे थोड़ा होप था वो 3.4%। एक चीज है जो पॉजिटिव पे था, ट्रेड, होटल्स वगैरह वगैरह -47% डाउन है। यह हालत है आज इकोनॉमी की, जो कि हम आज देख रहे हैं वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब हम बन चुके हैं मेजर इकोनॉमीज जिसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लगभग 24% का। अब इसके बारे में हमसे पहले ही कह दिया गया था कि भाई देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। देशभक्त में आज हम एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, ये जो इतनी खराब परफॉर्मेंस हुई है हमारी इकोनॉमी की, कि कोरोना याद रखिए बहुत सारे और देशों में भी गया है, लेकिन हमारे यहां इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों है? तो ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये जानना बहुत जरूरी है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त में पिछले एक साल से हम लोग आपको बताते आए हैं कि भैया देखो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी कहां से जा रहा है। अगर हम पिछले 2019 अप्रैल अगर जुलाई अगस्त से ही बात करें तो हमने जीएसटी के बारे में आपको बताया था कि क्या हालत है, हमने आपको डेटा गबन के बारे में बताया था कि कैसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेटा हमें बताई नहीं जा रही थी, हमने आपको यह भी बताया था कि नोटबंदी कैसे साबित हो चुका है इज वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे खराब हो रही हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल पीएसयूज बेच रहे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, कैसे प्रॉफिट फॉल हो रही है और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये सारे वार्निंग सिग्नल्स हमारे पास पहले से ही थे। हमारी जो जीडीपी है उसकी जो स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस सिर्फ नीचे ही जा रही थी। आहा, कितने कितने अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से पिछले 8 क्वार्टर से हमारी जीडीपी एकदम सीढ़ी की तरह नीचे आ रही थी। देखिए भगवान ही ऐसा सीढ़ी बना सकता है, इंसान ऐसा सीढ़ी नहीं बना सकता है। तो जीडीपी तो पहले से ही गिर रही थी 8 क्वार्टर में, अब जाके कोरोना का लात भी पड़ा है उसके ऊपर। अब हम जाके इस खड्डे में गए हैं जहां 24% माइनस में हम घुस गए। एक क्विक कंपैरिजन अगर आप देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बात हो रही थी G20 नेशंस में, कितना खराब सिचुएशन है। देखिए यूके का -20.4% वो नीचे गया था। फ्रांस की जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय अबाउट 13.8%, इटली की जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड अबाउट बाय 12.4%, कनाडा की जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 12%, जर्मनी की कॉन्ट्रैक्टेड बाय 10%, एंड ऑफ कोर्स द यूएस का जो एडजस्टेड जीडीपी है वो 9.5% था। तो बाकी देशों में यह हालत है, तो इंडिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम कहां से आ गया? एक प्रॉब्लम जो हमें साफ साफ दिखता है कि हमने इंडिया को एज अ स्टेट ट्रीट किया। बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, इंडेफिनेटली बंद कर दो सब। इंडिया को जो एक्सपर्ट्स कहते हैं देखना चाहिए एज अ मिनी यूरोप। हमने इंडिया को एज अ स्टेट देख लिया, आइदर सब बंद या तो सब खुला। लेकिन जो करना चाहिए था इनिशियल लॉकडाउन के बाद इज ग्रेडेड लॉकडाउन। कहां लॉकडाउन होगा नहीं होगा, स्टेट्स को अलाउ करना चाहिए था, एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक फेडरल स्पिरिट पर। वो हमने किया नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई नहीं हमने, तो इसी चक्कर में हम लटकते रहे और इसीलिए हमारी जो कोरोना केसेस हैं वो अब वर्ल्ड बीटिंग हो चुकी है। नंबर 1 हो गए हैं हम, रैपिड राइज इन कोरोना केसेस ऑल्सो। तो गौर करने की बात यह है कि हम ऑलरेडी 4.2% जीडीपी पे लड़क लड़क के ऑलरेडी चल रहे थे बिफोर कोरोना स्ट्रक अस। जनवरी, फरवरी, मार्च अगर हम बात करें तो हम 4.2 तक तो ऑलरेडी आ गए थे। 4.2 से नीचे 2% की भी बात हो रही थी अगले क्वार्टर की, अब जाके कोरोना ने हमें मारा। आइए देखते हैं 10 पॉइंट्स वेरी क्विकली किस वजह से आज हम इस कगार पे खड़े हुए हैं, और बताने की कोशिश करेंगे कि यह प्रॉब्लम इतनी जल्दी सुलझने वाला है नहीं, क्योंकि हम तो सब चंगा सी हमेशा कहते रहते हैं। अब देखिए बजट 2020 में अगर हमने देखा है कि हम ऑलरेडी देख रहे थे कि बिगेस्ट टैक्स शॉर्टफॉल इन अ डेकेड, तो हम लोग ऑलरेडी टैक्स शॉर्टफॉल से डील कर रहे थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी उतनी बढ़ नहीं रही थी। जो हमने टारगेट लगा के रखा था वो नहीं हो रहा था। 6 ईयर लो ऑलरेडी जुलाई सितंबर 2019 में हम स्लिप कर चुके थे, तो हमारे सामने दिख रहा था कि खड्डा आने वाला है। 2.1 लाख करोड़ हम ऑलरेडी कम हो रहे थे। उसके ऊपर जीएसटी की मार, आहा
हमारा सेकंड इंडिपेंडेंस होने वाला था। 3 साल बाद जीएसटी की हालत यह हुई कि हम अबाउट 1.5 ईयर्स में लोएस्ट कलेक्शन पे जा रहे थे। जीएसटी की वजह से हमारा मैसिव कलेक्शन होने वाला था, उल्टा हो गया कि कलेक्शन ही नहीं हुआ था। स्टेट्स भीख मांगते रह गए, भैया हमारा पैसा हमको दे दो जो हमसे डील है। और ये जो होता है ना आपका दोस्त जो उधार लेके भाग जाता है, उसी तरीके से सेंटर बोल रहा है हाँ हम देंगे, हम तुमको पैसे देंगे, और अगर आप ऑपोजिशन वाले स्टेट हो तब तो आप अपना पैसा भूल जाओ। पॉइंट नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भैया 2019 में बात साफ हो गई थी जब एनएसएसओ, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, एनएसएसओ का डेटा आया कि अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर हाई पे चल रहा था। गवर्नमेंट ने तब कहा एंटी नेशनल हो, कैसे सवाल उठा सकते हो, रिपोर्ट गलत है। बाय द टाइम जब ये रिपोर्ट आया तब तक खैर इलेक्शन सब कुछ हो चुके थे। सरकार ने कहा था चंगासी सब हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट हमें ऑलरेडी दिखा चुका था कि इंप्लॉयमेंट नहीं है। इंप्लॉयमेंट नहीं है इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही इसका मतलब है कि हमारे इकोनॉमी का बंटाधार ऑलरेडी लग रहा है। उसके ऊपर ये जो 2018-2019 का फिगर है ये डबल था उससे एक साल पहले। तो एक साल के अंदर हमने अपना 2018-19 में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर डबल कर लिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि कोरोना के मार के बाद 2019, 2020 और 2020-21 में क्या हालत होने वाली है। फिर आते हैं हम रूरल इकोनॉमी। बहुत कुछ बोला गया हमारी रूरल इकोनॉमी हमें बचाएगी। फार्म इनकम ग्रोथ एक्चुअली 14 साल के लोएस्ट एंड पे चली गई थी अक्टूबर-दिसंबर 2018 में। तो 2018 में हम ऑलरेडी नीचे चले गए थे, उससे हम थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप थोड़ा सा पॉजिटिव देख पाओगे फार्म इनकम में। जबकि हमें तो बोला गया था कि हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी 2022 तक। अब वो कैसे होगा तो हम देखेंगे। तो एक क्लासिक सेंस ऑफ डिफ्लेशन जो था वो हमारी रूरल इकोनॉमी ऑलरेडी चल रहा था 2016 ऑनवर्ड से ही। उसके ऊपर 11 मिलियन जॉब्स हमारी रूरल इकोनॉमी में हमने ऑलरेडी खो चुके थे हम लोग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ऑलरेडी आ रही थी। इसीलिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जो इकोनॉमिस्ट है वो बात कर रहे थे कि कैसे एक कोल्ड वेव हिट कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी को 2019 में ही। और ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में अगर आप 5 पॉइंट्स में भी देख लें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ वो थी, वो 2% से ज्यादा क्रैश कर चुकी थी एक ही साल के अंदर। अगर आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें आईआईपी, -4.3% ग्रोथ पे चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट रोज टू इट्स 45 ईयर्स हाई, वो तो हम पहले ही आपको बता चुके थे। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्पाइक है वो बढ़ती जा रही है। अब तो सरकार हमें डेटा ही नहीं देती, हमें कुछ मालूम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अरे भैया आप और हम अपने जेब से कुछ खरीदेंगे, कुछ ईएमआई लेंगे क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि कल हमारे पास पैसे आएंगे। अगर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी तो हम स्पेंड नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो 8 इयर्स लो ऑलरेडी चले ही गया था, कोरोना से पहले ही चले गया था। और जो बिजनेस सेंटिमेंट है, बिजनेस सेंटिमेंट मतलब मैं कर्जा लूंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं लोन लूंगा, मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा, तो वो बिजनेस सेंटिमेंट 2008 लेवल्स का था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 लेवल। तो ऑलरेडी इकोनॉमी का बंटाधार हो चुका था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम कल जाने वाला नहीं है कि अच्छा चलो कोरोना चले गया, हाँ अब हम डबल डिजिट ग्रोथ में चले जाएंगे, -24% से हम डबल डिजिट ग्रोथ में चले जाएंगे। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। ये मेक इन इंडिया और टेक इन इंडिया और बिल्ड इन इंडिया और आत्मनिर्भर इंडिया आप जितना भी कर लो, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा। और जब इन्वेस्टमेंट जो पहले हो रहा था अब वो होना बंद हो गया, तो जो लोगों ने कर्जा लिया था वो डेट बढ़ रहा है। और ये जो डेट है जो अभी ईएमआई पे मॉनिटोरियम लगा है, ये जब खुलेगा और जब बैंक्स अपना पैसा मांगना शुरू करेंगी तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस अगले 3 महीने में और ज्यादा अब बढ़ने वाली है। कह रहे हैं कि 10 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन तक हो जाएगा हमारा एनपीए, बैड डेट। तो बैंकिंग सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है अगले 3 महीनों में। उसके ऊपर प्रॉब्लम है हमारी श्रूड पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स श्रूड होना चाहिए और यहां पॉलिटिक्स बहुत श्रूडली खेला जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब आप श्रूड पॉलिटिक्स को सोचते हो कि हाँ हमें पॉलिटिक्स आता है तो हम श्रूड इकोनॉमिस्ट भी हैं, और वही प्रॉब्लम हो जाता है कि आप हर चीज में पॉलिटिक्स खेलने लगते हो। तो जब आपकी इकोनॉमी बट्टाधार बैठी हुई है, जब चाइना आप पर हमला कर रही है तो आप लोकल पर वोकल का पॉलिटिक्स खेल रहे हो, बॉयकॉट चाइना का पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ये नहीं पूछ रहे हो कि चाइना इतना पावरफुल कैसे बन गया उतने ही टाइम पे, हम क्यों रह गए पीछे, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कंपीट क्यों नहीं कर पा रही है। ये सारी चीजें हम नहीं पूछते हैं। हम ये नहीं पूछते हैं कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली ईजी है या नहीं है। क्या ऑनेस्टली हम बिजनेसमैन से फीडबैक लेते हैं कि भैया आपके यहां बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपसे घूस मांगा जाता है, कहां कहां आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं, वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया है कि इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने रैंकिंग कर दिया, हम ऊपर चले गए। हालत यह है कि अब वर्ल्ड बैंक ने ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स ही
बंद कर दिया है, क्योंकि वो काफी बड़ा एक जुमला ही निकला। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। और उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, छोटा या बड़ा बिजनेसमैन सफर करता है टैक्स टेररिज्म। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ये बोल चुके हैं कि हम धंधा नहीं कर सकते हैं, किसी दिन सीबीसीडी ईआईडी आ जाते हैं, टैक्स बुक खोल के बैठ जाते हैं, आइए चलिए जेल चले। तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। और बड़े बड़े लोगों ने ये बोला है कि टैक्स टेररिज्म हैज टू एंड। सरकार ने कहीं ना कहीं ये बात मानी है, लेकिन वो टेररिज्म खत्म हुआ है नहीं हुआ है, ये तो बिजनेसमैन आपको पर्सनली बता सकते हैं। और जो नवा पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे इसका क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है क्योंकि जब एक कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, कोई अपना बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएगा, वो जानना चाहेगा कि कैसे देश में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां का हवा कैसी है वहां की। अब हवा के मैं एयर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, तो छोड़ दीजिए। हवा एज इन रिलीजियस टेंशन है कि नहीं है, सोशल अनरेस्ट है कि नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है। हम ये सारी चीजें यहां दबा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो कश्मीर हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या प्रशांत भूषण हो या जेएनयू हो या पुलिस एक्शन हो, पूरी दुनिया पढ़ रही है। और इंडिया में रिलीजियस वायलेंस को लेकर बाहर कितना लिखा जोखा हो रहा है, वो अगर आप कुछ फॉरेन पेपर्स उठा लीजिए आपको मिल जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि सब चंगासी है और दुनिया हमें सोचती है हम एक सुपर पावर है, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्यों हम लोग के में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, क्योंकि हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। हम ये नहीं मानेंगे कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली एक जुमला था। हम ये बात नहीं मानेंगे कि बॉस दुनिया हमारे पास इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारी मेक इन इंडिया पॉलिसी एक्चुअली फेल हो चुकी है। हम उसको रिपैकेज कर देंगे, बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। तो जब तक ना हम ये मानेंगे कि अब हम ऑफिशियली रिसेशन में घुस चुके हैं, हमारी इकोनॉमी का बंटाधार हो चुका है, अब हमें कोई और डिनाई करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पाकिस्तान भेज के कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कोई भूमि पूजन नहीं करना है, अब सिर्फ इकोनॉमिक निर्माण करना है, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अब अगर आप टेलीविजन देखें, अगर अब आप न्यूज कंज्यूम करें, तो देश के बारे में जरूर देखिएगा, रिसेशन के बारे में देखिएगा, रिया के बारे में थोड़ा कम देखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो ये है ये आपको और हमको बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। अभी तो सिर्फ माइग्रेंट्स रास्ते पे आए थे, अगर ऐसा ही इकोनॉमिक रिसेशन चलता रहा तो आप और हम भी रास्ते में होंगे बहुत जल्दी। और इसीलिए ये एपिसोड मैंने बहुत जल्दी आपको यह बताने के लिए किया कि प्रॉब्लम बहुत संगीन है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और आपको अपने फाइनेंसेस बहुत केयरफुली अब प्लान करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका और मेरे भी बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। कम से कम इस चीज पे अब डिबेट नहीं है कि इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है, इसीलिए आपको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैनेज करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई थैंक्स टू कुवेरा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस एपिसोड। आपकी इकोनॉमी सुधारने के लिए और आपकी इकोनॉमी मैनेज करने के लिए कुवेरा इज क्वाइट अ वन स्टॉप शॉप। आप कुवेरा में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड से लोन भी ले सकते हैं अगर और भी बुरे दिन आ गए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 100 से ज्यादा यूएस स्टॉक्स में अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक नया फीचर है जो कि अलाउ किया है सरकार ने। अगर आप यूएस स्टॉक में कुवेरा के थ्रू अकाउंट में $10 ऐड करते हैं तो आपको $10 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके अकाउंट में, थैंक्स टू कुवेरा। एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपना सारा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर मनी, प्लान योर मनी वेरी वेरी केयरफुली। कुवेरा एक बार यूज करके देखिए, बिल्कुल फ्री है। रोबो एडवाइजरी के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे देके रखा है, जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।